तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि इंटीरियर ऑफ अर्थ का पार्ट 2 है। पिछले क्लास में हम लोग इंटीरियर ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाले टॉपिक को स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोग पिछले क्लास में कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में, जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसके अलावा हम लोग जाने थे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक इंट्रोडक्शन देखे, एक परिचय देखे। इसके अलावा हम लोग ये जाने थे कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इंटीरियर ऑफ अर्थ, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हम लोग किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो है वो 4 तरह के सोर्सेज का प्रयोग करते हैं, जिसमें से अगर हम लोग देखें तो पहला है आपका कृत्रिम प्रत्यक्ष स्रोत, ठीक है, जो कि बहुत सीमित मात्रा में, क्योंकि उससे केवल हम लोगों को क्रस्ट के बारे में जानकारी मिलता है। दूसरा है आपका कृत्रिम अप्रत्यक्ष स्रोत, जो कि बहुत ही बृहद था, आपका बृहद नहीं लेकिन फिर भी उससे तो बेहतर था। इससे हम लोगों को क्रस्ट के बारे में और थोड़ा बहुत मेंटल के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक ना। उसका वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है, भौतिक और रासायनिक, इन दोनों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। साथ ही हम लोग जो है आपका कृत्रिम जो आपका अप्रत्यक्ष स्रोत है, इसके माध्यम से हम लोग देखे थे कि दाब में जो परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन जो होता है, घनत्व में जो परिवर्तन होता है, इन सभी के आधार पे हम लोग इसको समझे थे। इसके बाद हम लोग जो है वो आपका प्राकृतिक प्रत्यक्ष स्रोत की तरफ गए और प्राकृतिक प्रत्यक्ष स्रोत में हम लोग ज्वालामुखी उद्गार के बारे में और साथ ही साथ जो भूकंप जब आता है अर्थक्वेक, तो उस समय भूकंप के दौरान या फिर भूकंप के बाद जो रिलीज होने वाली रेडोन गैसेस है, इनके माध्यम से भी हम लोग जानकारी लेते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक जो भाग है इसमें किस तरह का चट्टान है या फिर कैसा अंदर में क्या है भौतिक और रासायनिक गुण, इन सभी के बारे में। तो ये 3 ठो हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग जो है इसका चौथा पार्ट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक जो है वो आपका अप्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में। तो कृत्रिम प्रत्यक्ष स्रोत कंप्लीट, कृत्रिम अप्रत्यक्ष स्रोत कंप्लीट, प्राकृतिक प्रत्यक्ष स्रोत कंप्लीट, प्राकृतिक अप्रत्यक्ष स्रोत अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसको भी हम लोग देख चुके हैं और आज हम की क्लास में हम लोग क्या जानेंगे इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो जो आपका प्राकृतिक अप्रत्यक्ष स्रोत है इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो प्राकृतिक प्रत्यक्ष स्रोत में तो आपका ज्वालामुखी उद्गार आ जाएगा और ये जो रेडोन गैस का जो उत्सर्जन है उसके बारे में हम लोग देखे थे। वहीं अगर हम लोग प्राकृतिक अप्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो इसमें 2 तरह का अध्ययन को हम लोग शामिल करते हैं। एक तो है आपका उल्का पिंडों का अध्ययन और दूसरा है आपका भूकंपीय तरंगों यानी कि सिस्मिक वेव का अध्ययन, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इन दोनों को मतलब शामिल करते हैं। और प्राकृतिक जो अप्रत्यक्ष स्रोत जो है ये आपका सबसे बेहतर जानकारी देता है पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में, और बेहतर जानकारी देता ही है और ये साथ ही साथ जो है वो एकदम एक्यूरेट जानकारी देता है, लगभग एक्यूरेट तो दे ही देता है, ठीक ना। तो इसमें हम लोग सबसे पहले तो उल्का पिंडों का अध्ययन करेंगे और फिर हम लोग सिस्मिक वेव यानी कि भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करेंगे कि इसके माध्यम से जो है वो आपका कैसे पृथ्वी का आंतरिक सतह के बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो अगर हम लोग देखें सबसे पहले उल्का पिंडों का अध्ययन करते हैं हम लोग, ठीक ना। उल्का पिंडों का अध्ययन में हम लोग क्या क्या चीज़ को देखते हैं वो देख लीजिए। ये रहा आपका उल्का पिंड का अध्ययन, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ जो उल्का पिंड है वो आपके चट्टानी प्रकृति के होते हैं, यानी कि इसका नेचर कैसा होता है, चट्टान के जैसा, रॉक्स के जैसा इसका नेचर होता है कुछ उल्का पिंडों का। तथा आयरन यानी कि फेरस, निकेल, गोल्ड, सिल्वर, कोबाल्ट इत्यादि जैसे भारी धातुओं से ये निर्मित होते हैं। तो बताया जा रहा है हमारे ब्रह्मांड में कुछ जो उल्का पिंड है, देखिए ब्रह्मांड में तो हमारी पृथ्वी भी घूम रही है, तो उसी तरह वहाँ पे और भी अन्य जो खगोलीय पिंड है या फिर उल्का पिंड है या फिर और भी जो ग्रह है, सभी किसी न किसी चट्टान वगैरह से तो ही बने हैं, ठीक है ना। तो बताया जा रहा है उसमें या तो फेरस यानी कि आयरन होगा, निकेल होगा, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, कोबाल्ट होगा, इन सभी भारी धातुओं से ही कहीं ना कहीं ये सभी बने होंगे, ठीक है ना। यह सर्वविदित है, यानी कि पूरा सभी लोग इसको मानते हैं, ये एकदम पूरा सार्वभौमिक यूनिवर्सल ये मत है जो कि मान्यता प्राप्त है कि पृथ्वी का जो उद्विकास है यानी कि इवोल्यूशन जो है वो उल्का पिंडों एवं अन्य खगोलीय पिंडों का लगातार टकराने के कारण हुआ है। तो ये तो सर्वविदित है कि जो हमारा जो पृथ्वी है इसका जो उद्विकास हुआ है यानी कि इवोल्यूशन जो हुआ है वो अन्य उल्का पिंडों के साथ इसका कोलाइजन यानी कि इसका टकराने से ही हुआ है। हम लोग एक बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी की, जब ब्रह्मांड एक बहुत ही एकदम पिन पॉइंट एकदम पूरा
बहुत ही ज़्यादा छोटे मात्रा में आ गया था, एक छोटे से कण के आकार में आ गया था जिसका घनत्व बहुत ज़्यादा था। अचानक उसका जो है वो उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है कि वो पूरा ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद पूरा यूनिवर्स का निर्माण होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। इसको और भी एक्सप्लेन कीजिएगा आप डिटेल से, वो साइंस टेक वाला जब पोर्शन पढ़िएगा ना उसमें और बेहतर तरीके से पढ़िएगा। यहाँ पर हम लोग केवल इसका जो है ज्योग्राफी वाला टच यहाँ पर हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि पृथ्वी का जो उद्विकास है, इवोल्यूशन जो है वो उल्का पिंडों और जो अन्य खगोलीय पिंड है, अन्य जो टेरेस्ट्रियल बॉडी है, इनके लगातार टकराने के कारण हुआ है, ठीक ना। और ये भी माना जाता है कि पृथ्वी की जो निर्माण की जो प्रारंभिक अवस्था, यानी कि जो पृथ्वी का जो ओरिजिन हो रहा था, तो इसका जो इनिशियल फेज है, अगर हम लोग इसका टाइम देखें तो वो आपका 4.6 बिलियन ईयर एगो से लेकर 3.8 बिलियन ईयर एगो, मतलब कि 4.6 बिलियन वर्ष पहले से लेकर 3.8 बिलियन वर्ष पहले तक की घटना, इसको हम लोग बोलते हैं कि पृथ्वी का जो निर्माण, इसका ये प्रारंभिक चरण है ये। तो इस समय क्या हुआ था कि जब पृथ्वी का निर्माण का जो प्रारंभिक अवस्था चल रहा था, तो इस समय क्या हुआ कि अरबों उल्का पिंड और जो खगोलीय पिंड जो है वो पृथ्वी के साथ लगातार टकरा रहे थे। पूरा एकदम अरबों अरब खगोलीय पिंड और जो उल्का पिंड है वो क्या हो रहे थे, पृथ्वी के साथ लगातार टकरा रहे थे, जिसके कारण पृथ्वी के कोर क्षेत्र का निर्माण हुआ, यानी पृथ्वी का कोर का निर्माण हुआ। कैसे हुआ देख लीजिए। हम लोग जब भी बात करते हैं, मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है। पृथ्वी में ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, इसके नीचे वाले भाग को बोलते हैं मेंटल। ये हो गया आपका, मान लीजिए क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, और ये हो गया आपका कोर। तो जब पृथ्वी का जो निर्माण का जो प्रारंभिक अवस्था था, ठीक ना, जिसको हम लोग 4.6 से लेकर 3.8 बिलियन ईयर एगो की बात कर रहे हैं, इस समय अरबों अरब खगोलीय पिंड और जो अन्य जो उल्का पिंड है, इन सभी का क्या हुआ, टकराहट हुआ, किसके साथ, पृथ्वी के साथ। तो इससे क्या हुआ, पृथ्वी के जो आंतरिक कोर का जो है, या फिर बोलिए कोर का निर्माण हुआ, ठीक है। अतः उल्का पिंडों के अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी का कोर अवश्य ही भारी धातुओं से बना होगा, जैसे कि फेरस, निकेल, सोना, चांदी, कोबाल्ट इत्यादि, इन सभी से। तो देख लीजिए, अब ये चीज़ भी आप तो मानते ही हैं, जब लगातार टकरा रहे थे तब उसका कोर का निर्माण हुआ टकराने के बाद। तो अगर हम लोग उल्का पिंडों का अध्ययन करेंगे, अन्य जो खगोलीय पिंड है उनका भी अध्ययन करेंगे, तो उनसे पूरा एक्यूरेट नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगा ना, कि उसमें जिस तरह के जो है खनिज तत्व, उसका जो गुण मिल रहा है, वही सेम कहीं ना कहीं गुण, पूरा नहीं, एज इट इज नहीं, बट उससे मिलता जुलता गुण हमारे पृथ्वी में भी देखने को मिलेगा, कोर वाले क्षेत्र में, ठीक है। और ये मान्यता है कि जिस तरह जो कुछ जो खगोलीय पिंड है जो आपके भारी धातुओं से बने हुए हैं, जैसे कि लोहा यानी कि फेरस, निकेल, कोबाल्ट, आपका सोना, इन सभी से बने हुए हैं, सोना चांदी से, तो वैसा हो सकता है कि हमारा पृथ्वी भी सेम उसी तरह भारी धातुओं से बना होगा, पृथ्वी का जो कोर वाला क्षेत्र है वो भी, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को जानकारी देता है, ठीक ना। तो खगोलीय पिंडों के अध्ययन से भी हम लोग जो है वो इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। किसके बारे में, तो पृथ्वी के आंतरिक चट्टानों के बारे में अध्ययन ले सकते हैं। इसके बाद सेकेंड आता है आपका, जो कि सबसे मेन है, और ये है आपका भूकंपीय तरंगों एवं उनका व्यवहार। कि जो भी आपका भूकंपीय तरंग है, यानी कि सिस्मिक वेव है, सिस्मिक वेव के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं और उसका बिहेवियर के बारे में हम लोग जब देखते हैं, तब उससे जो जानकारी मिलती है वो बहुत ही एक्यूरेट होता है। ये हम लोगों को जानकारी देता है कि पृथ्वी में आंतरिक भाग में क्या है क्या नहीं है। तो भूकंपीय तरंगों और उसके व्यवहार से हम लोगों को बहुत ही बेहतर जानकारी मिलती है, ठीक ना। सबसे पहले आपको एक यहाँ पे मैप में समझाया गया है, इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका जो है वो एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, देखिए, हम सभी को पता है कि भूकंप कैसे आता है। पृथ्वी में जो भी चट्टान होते हैं, इन चट्टानों का जब आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, क्योंकि सब तो तरल अवस्था में लिक्विड में तैर रहे हैं, तो तैर रहे हैं तो कभी ना कभी टकराएंगे ही, और जब तक टकराएंगे तो उससे हम लोग का पृथ्वी में हलचल होता है, कंपन पैदा होता है, तो वही आपका भूकंप के रूप में कहलाता है। कैसे है कैसे नहीं है वो देख लीजिए। सबसे पहले अंदर में जो चट्टान वगैरह मिलते हैं, इन चट्टानों का डिफॉर्मेशन और इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। किसका होता है, रॉक्स का, यानी कि चट्टानों का। पृथ्वी के भीतर जो भी चट्टान मिल रहे हैं, इसका क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है चट्टानों का। अब सवाल उठता है कि डिफॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो ये जब हम लोग अभी आगे में, ठीक 2 मिनट वेट कीजिए, 2 मिनट हम लोग आगे में इसको देख लेते हैं।
वहाँ पे आप समझ जाइएगा, वहाँ से इसको कनेक्ट कीजिएगा। तो अभी सिंपल जान लीजिए कि हमारे पृथ्वी के भीतर जितने भी चट्टान हैं, वो चट्टान जो है वो एक तरह से तैर रहे हैं लिक्विड के ऊपर, ठीक ना, तरल अवस्था के ऊपर वो तैर रहे हैं। और जब वो तैर रहे हैं तो उनका जो है वो डिफॉर्मेशन भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ना। तो इससे इससे क्या होता है कि जब वो टकराते हैं, टकराने के बाद क्या होता है, ऊर्जा विमुक्त होता है। क्या होता है, ऊर्जा रिलीज होती है। क्या होती है, ऊर्जा रिलीज होती है, ठीक है ना। अब देख लीजिए, इसको बीच वाले को हम लोग बोलते हैं फोकस, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोसेंटर। क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। यहाँ से अब ऊर्जा विमुक्त हुई तो ऊर्जा जो है वो सभी डायरेक्शन में ऐसे करके फैल गई, सभी डायरेक्शन में ये ऊर्जा जो है वो फैल जाती है सभी डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊपर धरातल में जहाँ पे पहुँचती है ये ऊर्जा, उसको बोलते हैं हम लोग इपीसेंटर। क्या बोलते हैं, इपीसेंटर। इपीसेंटर को हिंदी में अधिकेंद्र कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, इपीसेंटर का अर्थ क्या होता है, धरातल का वह स्थल जहाँ सबसे पहला तरंग जो है वो पहुँचता है। सबसे पहली बार जो तरंग जहाँ पे सबसे पहली बार पहुँचता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में जिस जगह पे धरातल में पहुँचता है सरफेस पे, उसी को हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र यानी कि इपीसेंटर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देख लीजिए, जब चट्टानों का डिफॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट होगा तो इससे ऊर्जा विमुक्त होगी। अब कितना ऊर्जा विमुक्त होता है ये भी हम लोग को जानकारी देखने को मिलता है। कितना ऊर्जा विमुक्त हुआ अभी आगे कनेक्ट कीजिएगा। अब देख लीजिए, जब चट्टानों का डिफॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट होता है तो इससे ऊर्जा विमुक्त होती है। इससे जब ऊर्जा विमुक्त होगी तो ऊर्जा जो है वो तरंग के रूप में गमन करते हैं। किसके रूप में, तरंग के रूप में। एनर्जी जो है वो किस रूप में गमन करेगा, तो वेव के रूप में यानी कि तरंग के रूप में आगे वो गमन करता है, आगे बढ़ता है। और जब वो गमन करता है तो इसी से क्या होता है, यही जो है वो आपका भूकंपीय तरंग कहलाता है, यानी कि सिस्मिक वेव कहलाता है। क्या कहलाता है, सिस्मिक वेव कहलाता है। अब ये जो सिस्मिक वेव है ये पृथ्वी के धरातल या फिर भूपर्पटी पे कंपन करते हैं, यानी कि पृथ्वी का जो अर्थ का जो सरफेस है और अर्थ का जो क्रस्ट है, यहाँ पे ये क्या करते हैं, कंपन उत्पन्न करते हैं। कंपन बोले तो वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं। और इसी वाइब्रेशन जब होता है तो उसी को हम बोलते हैं कि यार ये तो अर्थक्वेक आ गया, यानी कि भूकंप आ गया। तो आप सिंपल से ये बात एक समझिएगा कि हमारे पृथ्वी के भीतर जो चट्टानें हैं, इनका जब डिफॉर्मेशन और इनका जब डिस्प्लेसमेंट होता है चट्टानों का, तो इससे ऊर्जा विमुक्त होती है, यानी कि इससे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। और वो जो एनर्जी है, वो जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो है वो आपका तरंग के रूप में यानी कि वेव के रूप में आगे वो गमन करती है। और गमन करती है तब ये जो है वो आपका भूकंपीय तरंग यानी कि सिस्मिक वेव कहलाती है, ठीक है। इसके बाद ये जो भूकंपीय तरंग है सिस्मिक वेव, ये पृथ्वी के धरातल यानी कि अर्थ का सरफेस और पृथ्वी का भूपर्पटी यानी कि अर्थ का क्रस्ट के ऊपर क्या करते हैं, कंपन करते हैं, वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं। तो यही जो है वो आपका भूकंप कहलाता है, यानी कि अर्थक्वेक कहलाता है। तो आई होप ये वाला पॉइंट जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे 2 पॉइंट और भी है, वो क्या क्या है वो देख लीजिए। यहाँ बताया जा रहा है कितना ऊर्जा विमुक्त हुआ है। ऊर्जा तो विमुक्त होगा ही ना, जब चट्टानों का डिफॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सवाल उठता है कि कितना ऊर्जा विमुक्त हुआ है, कितना ऊर्जा विमुक्त नहीं हुआ है, इसको भी मापा जाता है। अब देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितना ऊर्जा विमुक्त हुआ है, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हम लोग बोलते हैं परिमाप, ठीक है ना, या फिर परिमाण इसको बोलते हैं। तो सिंपल याद रख लीजिए, जो ऊर्जा विमुक्त होती है, तो कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है इसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। और उस मैग्नीट्यूड को यानी कि कितना ऊर्जा विमुक्त हुआ है उसको रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल से उसको मापा जाता है। और अगर देखिएगा रिएक्टर स्केल देखिएगा तो उसमें लेवल होता है, लेवल 1 से लेकर लेवल 100 तक होता है। तो रिएक्टर स्केल में लेवल 1 से लेकर लेवल 100 तक उसमें होता है। और कितना ऊर्जा विमुक्त हुआ है इसको हम लोग मैग्नीट्यूड के माध्यम से मापते हैं, ठीक ना, मैं सॉरी उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। और मैग्नीट्यूड को रिएक्टर स्केल से मापते हैं। और रिएक्टर स्केल में लेवल 1 से लेकर लेवल 100 तक होता है। कहने का अर्थ क्या है वो देख लीजिए। मीन्स यदि लेवल अगर 10 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड रहा तो उसे रिएक्टर से मापा नहीं जा सकता। आप समझिए, यहाँ 1 से 10 तक होता है, हम 1 से 100 तक गलत बोल दिए, सॉरी। क्या बोले देख लीजिए, कितना ऊर्जा विमुक्त हुआ है उसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। और वो जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग रिएक्टर स्केल से मापते हैं।
रिएक्टर स्केल जो है उसमें लेबल लगा होता है, लेबल 1 से लेकर लेबल 10 तक, यानी कि 1 से लेकर 10 तक ही हम लोग माप सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या अगर 10 से ज़्यादा लेबल रहा तो उसको हम लोग रिएक्टर स्केल से माप सकते हैं? तो नहीं माप सकते हैं। मीन्स अगर 10 से ज़्यादा अगर मैग्नीट्यूड रहा तो उसको हम लोग रिएक्टर स्केल से माप नहीं सकते हैं। क्यों नहीं माप सकते हैं? क्योंकि रिएक्टर स्केल में तो 1 से लेकर 10 तक मापने का ये रहता है ना, उसमें लेबल, इस आधार पर। अब आगे देख लीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे जो भूकंपीय तरंग जो कहलाती है, मतलब ऊर्जा विमुक्त हुई तो ऊर्जा जो है वो तरंग के रूप में यानी वेव के रूप में गमन करती है, उसको हम लोग भूकंपीय तरंग कहते हैं। अब ये भूकंपीय तरंग जो है वो कुछ ना कुछ अपना प्रभाव तो डालेगी ना, कुछ ना कुछ अपना इफेक्ट तो डालेगी ही। तो भूकंपीय तरंग का जो प्रभाव है उसको हम लोग भूकंप की तीव्रता कहते हैं, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। उसको हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता। तो भूकंपीय तरंग का प्रभाव जो है उसी को हम लोग भूकंप की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक कहते हैं। और ये जो भूकंप की तीव्रता जो होती है इसको हम लोग किससे मापते हैं? मर्कली स्केल से मापते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की तीव्रता को मर्कली स्केल से हम लोग मापते हैं, और इसमें लेबल होता है 0 से 12 तक। क्या होता है? 0 से 12 तक होता है। तो इसमें दो गो डाटा याद रख लीजिएगा, एक है आपका रिएक्टर स्केल और एक है आपका इंटेंसिटी, मतलब एक है आपका मर्कली स्केल। रिएक्टर स्केल जो है वो आपका मैग्नीट्यूड को मापता है, यानी कि कितना ऊर्जा विमुक्त हुआ है, और मर्कली स्केल जो है वो आपका इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक यानी भूकंप की तीव्रता को मापता है। ठीक ना, इसको मापता है, मतलब कितना स्पीड है, ठीक ना, उसको मापता है। मर्कली स्केल में लेबल 0 से 12 तक होता है, जबकि रिएक्टर स्केल में लेबल 1 से 10 तक ही होता है। आई होप ये वाला जो पॉइंट है आपको हम बहुत बेहतर तरीके से समझा पाने में सफल हुए हैं। ये ऐसा था, ठीक है। अब आगे देख लीजिए इसमें क्या है क्या नहीं है। सो भूकंपीय तरंगों का जो गमन है वो फोकस यानी कि केंद्र से चारों ओर होता है। ऐसे हुआ, यहाँ से इधर जाएगा, 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 सभी चारों डायरेक्शन में होता है। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दो वर्ड है, एक वर्ड है आपका डिफॉर्मेशन और एक वर्ड है आपका डिस्प्लेसमेंट। अभी बताया गया था कि डिफॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे था। जो चट्टानों का डिफॉर्मेशन भी होता है, चट्टानों का डिस्प्लेसमेंट भी होता है। क्या है देख लीजिए। सबसे पहला वर्ड है आपका डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब होता है चट्टानों का अवस्था परिवर्तन, यानी चट्टान जो है वो अपना अवस्था परिवर्तन करते हैं, चेंजेस करते हैं। सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये सब होते रहता है। इसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन। और दूसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि चट्टानों का डिस्प्लेसमेंट यानी कि चट्टानों का हस्तांतरण, यानी कि चट्टान जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भी जाते हैं क्योंकि तैर रहे हैं ना, इस कारण से। तो चट्टानों का डिफॉर्मेशन मतलब अवस्था परिवर्तन, चट्टानों का डिस्प्लेसमेंट यानी कि जगह परिवर्तन। सिंपल सी बात है। अब देख लीजिए, ये जो हम लोग समझे हैं कि सिस्मिक वेव के द्वारा हम लोग कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं, वो हम लोग इसमें देख लीजिए अब लैंग्वेज के फॉर्म में। इसको ज़्यादा समझाने में हम टाइम नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि हम पीछे समझा चुके हैं। इसको हम तुरंत पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। पृथ्वी के भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट या फिर ऊपरी मेंटल में, विशेषकर एस्थेनोस्फीयर में पाए जाने वाली चट्टानों में विरूपण यानी कि डिफॉर्मेशन और विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट के कारण अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होता है। तो क्या बोला गया है? पृथ्वी का जो क्रस्ट है या फिर जो एस्थेनोस्फीयर यानी कि ऊपरी जो मेंटल है, यहीं पे आपका चट्टानों का क्या होता है? तो चट्टानों का डिफॉर्मेशन होता है, यहीं पे चट्टानों का जो है वो आपका विस्थापन होता है। विस्थापन मतलब जगह परिवर्तन, डिफॉर्मेशन मतलब विरूपण यानी कि अवस्था परिवर्तन होते रहता है। और ये जब प्रक्रिया होगा डिफॉर्मेशन और आपका डिस्प्लेसमेंट, तो इसके कारण से क्या होता है? ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा विमुक्त होती है। और इस विमुक्त ऊर्जा का प्रभाव जो है वो तरंगों के रूप में होता है, यानी कि ये तरंग के रूप में गमन करते हैं, वेव के रूप में। इसी को जो है वो आपका भूकंपीय तरंग यानी कि सिस्मिक वेव कहा जाता है। और इन भूकंपीय तरंगों के कारण पृथ्वी के धरातल यानी कि क्रस्ट में होने वाले कंपन को ही भूकंप कहा जाता है। तो सरफेस के ऊपर या फिर क्रस्ट के ऊपर यही जो सिस्मिक वेव है, जब ये गमन करते हैं तो इसे कंपन होता है। इसी कंपन को हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप यानी कि अर्थक्वेक कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा।
फिर देख लीजिए, दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड में अगर बोला जाए तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाले चट्टानों का विरूपण तथा विस्थापन को भूकंप उत्पत्ति का मुख्य कारण माना जाता है। सिंपल सी बात है, भूकंप उत्पन्न होने के पीछे पृथ्वी के धरातल में, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो चट्टान मौजूद है, उनका डिफॉर्मेशन यानी कि उनका विरूपण और उनका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, यही जो है वो जिम्मेदार है। आगे देख लीजिए, चट्टानों के विरूपण एवं विस्थापन के कारण विमुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा को भूकंप का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड कहा जाता है। तो उससे जो भी, उससे मतलब कि विरूपण और जो विस्थापन होता है चट्टानों का, तो इससे ऊर्जा विमुक्त होती है, ऊर्जा रिलीज होती है। तो जितनी ऊर्जा विमुक्त हो रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं भूकंप का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक ना, जिसको हम लोग रिएक्टर स्केल से मापते हैं। सामान्यतः विमुक्त ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपीय तरंगों के रूप में गमन करता है, यानी सिस्मिक वेव के रूप में ये गमन करता है। ये गमन करता है वेव के रूप में, तरंग के रूप में, इसी को हम लोग बोलते हैं भूकंपीय तरंग, जिनका व्यवहार पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न होता है। यानी कि इसका जो व्यवहार है पृथ्वी के आंतरिक भागों में अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। कहीं पे ये बहुत स्पीड हो जाती है, कहीं पे ये स्लो हो जाती है। जहाँ पे स्पीड होती है वहाँ समझते ये सॉलिड है, जहाँ पे ये स्लो हो जाती है वहाँ समझते ये वहाँ पे क्या है, लिक्विड है। और इन व्यवहारों का ही अध्ययन जो है वो हम लोग सिस्मोग्राफ के माध्यम से करते हैं। यानी कि जो आपका सिस्मिक वेव जो है, यानी कि जो भूकंपीय तरंग है, उनका व्यवहार कैसा है, कहीं पे स्पीड हो जा रही है, कहीं पे स्लो हो जा रही है, तो इसका जो अध्ययन है वो हम लोग सिस्मोग्राफ के माध्यम से करते हैं। तो अभी आप 3 वर्ड जो है वो उसको याद रखिएगा। एक तो है आपका रिएक्टर स्केल, ये क्या काम करता है, इसका लेवल क्या है, ये मैग्नीट्यूड मापता है, वो आप शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा। फिर आप एक लिखिएगा मर्करी स्केल, ये क्या है, तो ये इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक यानी भूकंप की तीव्रता मापता है, और इसका जो लेवल है वो 0 से 12 तक होता है, इसको लिख लीजिएगा। फिर लिखिएगा आपकी जो है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ क्या है कि वो भूकंपीय तरंगों का व्यवहार को वो समझता है या उसका अध्ययन करता है। ये हम लोग सिस्मोग्राफ में दिखते हैं, ठीक है। इस तरह करके आप छोटे छोटे कीवर्ड को लिख लीजिएगा, इससे आप बहुत लंबे चौड़े जो आंसर बना सकते हैं। आगे देख लीजिए, इन व्यवहारों का जो अध्ययन है वो सिस्मोग्राफ के माध्यम से किया जाता है, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सटीक जानकारियां देती है, ठीक है ना। तो ये एकदम एक्यूरेट हम लोगों को जानकारी देता है। आगे देख लीजिए, भूकंपीय जो तरंग है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। तो ये जो आपके भूकंपीय तरंग जो है वो आपके मेनली 2 प्रकार के होते हैं। ये देख लीजिए आपका, ये है आपका सिस्मिक वेव यानी कि भूकंपीय तरंग। ये आपके कितने तरह के होते हैं, तो 2 प्रकार के। एक है आपका बॉडी वेव, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं भूगर्भिक तरंग, और दूसरा है आपका सरफेस वेव यानी कि धरातलीय तरंग। तो तरंग यानी कि वेव, सिस्मिक वेव कितने तरह के होंगे, 2 तरह के। एक होंगे आपके बॉडी वेव यानी कि भूगर्भिक तरंग, और दूसरा होगा आपका धरातलीय तरंग यानी कि सरफेस वेव। ये क्या है क्या नहीं है वो देख लीजिए। ऐसे है ये, यहाँ पे भूकंप उठा, यहाँ से ये इधर इधर गया, देखिए इसको भूगर्भिक तरंग कहते हैं, यानी कि ये बीच में या ऑरिजिन हुआ सभी डायरेक्शन में गया, इसको बोलते हैं हम लोग भूगर्भिक वेव, यानी कि हम लोग इसको कहते हैं आपका बॉडी वेव। वहीं एक ऐसा है, और ये ओरिजिन हुआ तो ये केवल धरातल के ऊपर ऐसे ऐसे कंपन हो रहा है, ये भूकंपित तरंग ऐसे ऐसे धरातल के ऊपर चल रहा है, जिसको बोलेंगे धरातलीय वेव यानी कि सरफेस वेव, ठीक ना। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो आपका सरफेस वेव है इसी को हम लोग एल वेव भी कहते हैं, यानी कि लॉन्ग तरंग, दीर्घ तरंग, क्योंकि ये लंबी दूरी तय करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। अब देख लीजिए इसकी आगे कहानी। फिर यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि जो आपका बॉडी वेव है वैसे भूकंपीय तरंग जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में गमन करते हैं उसको बॉडी वेव कहते हैं, यानी कि इंटरनल पार्ट में जो गमन करता है उसको बॉडी वेव। सरफेस वेव वैसे भूकंपीय तरंगे जो केवल पृथ्वी के भूपर्पट्टी यानी कि क्रस्ट के ऊपर गमन करते हैं, और जो क्रस्ट है हमारा वो ठोस है, उसके ऊपर जो गमन करते हैं उसको हम लोग सरफेस वेव कहते हैं। सरफेस वेव को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसको लॉन्ग सरफेस वेव, यानी कि ये लंबी दूरी तय करते हैं, इसलिए इसको हम लोग दीर्घ सतही तरंग कहते हैं, या फिर दीर्घ तरंग यानी कि लॉन्ग वेव भी कहते हैं। आगे देख लीजिए, लॉन्ग डिस्टेंस वेव, लंबी दूरी का तरंग ये कहते हैं, यानी कि यहाँ देख लीजिए, अगर ये यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है, यहाँ से पूरा ये जा रहा है ऐसे करके यहाँ तक गया, तो ये कितना लंबा दूरी तय किया, और कोई बीच में है या फिर यहाँ पे यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ऐसे गया ऐसे गया, ये ज़्यादा डिस्टेंस तय नहीं करता है। लेकिन अगर ये गोल 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 इधर से पूरा जा रहा है तो ये लंबी दूरी तय करता है, मतलब कि सतह के ऊपर जो गमन कर रहा है तो ये ज़्यादा लंबा दूरी तय करेगा, ये बताना चाह रहे हैं बस, सिंपल। फिर देख लीजिए,
अभी बताया गया था सिस्मिक वेव दो प्रकार के होंगे, बॉडी वेव और आपका सरफेस वेव। सरफेस वेव जो है वो लंबी दूरी तय करती है, इस कारण से इसको हम लोग जो है वो लॉन्ग वेव यानी कि दीर्घ तरंग भी कहते हैं। अब देख लीजिए जो आपका बॉडी वेव है यानी कि जो भूगर्भिक तरंग जो है इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक है आपका प्राथमिक तरंग यानी कि प्राइमरी वेव, इसी को हम लोग बोलते हैं पी वेव, और दूसरा है आपका सेकेंडरी वेव यानी कि द्वितीयक तरंग, जिसको हम लोग एस वेव कहते हैं। ठीक ना। अब देख लीजिए जो आपका प्राथमिक जो तरंग है इसको हम लोग ध्वनि तरंग यानी कि साउंड वेव कहते हैं। प्राथमिक वेव को पी वेव को एस वेव भी कहते हैं। क्या है देख लीजिए, प्राथमिक जो तरंग है यानी कि प्राथमिक जो तरंग है प्राइमरी वेव, इसको हम लोग साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंग भी कहते हैं। और जो आपका द्वितीयक तरंग है आपका सेकेंडरी वेव, इसको हम लोग प्रकाश तरंग यानी कि लाइट वेव भी कहते हैं। क्या है क्या नहीं वो देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो साउंड का स्पीड कहाँ पे ज़्यादा होता है, तो सॉलिड में साउंड का स्पीड ज़्यादा होता है, उसके बाद गैस में होता है, और सबसे कम जो है लाइट में होता है। लाइट में जो है साउंड जल्दी ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकेगा, लेकिन अगर सॉलिड वाला पार्ट रहेगा तो उसमें साउंड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है। साउंड जो है वो वैक्यूम में तो बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करता। अगर निर्वात रहा तो वहाँ पे साउंड जो है वो गमन नहीं कर सकता है, लेकिन सॉलिड में बहुत तेज़ से, उससे कम तेज गैस में, और सबसे कम तेज आपका लिक्विड में होता है। वहीं अगर हम लोग लाइट की बात करें तो लाइट जो है वो आपका वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है। लाइट क्योंकि हम लोग यूनिवर्स में देखते हैं, यूनिवर्स आपका वैक्यूम है, निर्वात है, तो निर्वात में भी प्रकाश चलता है, लाइट चलता है। और हम लोग एक बचपन से एक पढ़ते आए हैं कि निर्वात में जो प्रकाश की जो ये है, प्रकाश का जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना। ये हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, क्लास 8 या 9 से ही जो हम लोग रटे हुए, ये हम लोग आज तक इसको पढ़ते आए हैं। ठीक ना। तो लाइट जो है वो वैक्यूम में भी, निर्वात में भी गमन करता है। आगे देख लीजिए, लाइट जो है वो आपका लिक्विड में क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, लिक्विड में रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि परिवर्तित हो जाता है। आगे देख लीजिए, अर्थ के अंदर वैक्यूम नहीं है। हमारे पृथ्वी के भीतर वैक्यूम है क्या, निर्वात तो नहीं है। इस कारण से जो लाइट वेव है वो आपका पृथ्वी के भीतर गमन कर ही नहीं सकता है। ठीक ना। तो वहाँ पे साउंड वेव ही वहाँ पे जो है वो आपका ये होगा। ठीक है ना। देखिए साउंड वेव जो है वो आपका वैक्यूम में, निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकता है, लेकिन लाइट वेव जो है वो आपका वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है। ठीक है। आगे देख लीजिए, लाइट जो है वो जल में ज़्यादा डेप्थ तक यानी कि ज़्यादा गहराई तक नहीं जाएगा, ज़्यादा गहराई तक नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। जल क्या है, लिक्विड है ना, तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा गहराई तक नहीं पहुंच सकता है। आप ही देखिएगा लाइट, अगर आप देखिएगा ना, मेरा कहना है आप मानिए, जब आप समुद्र में देखते होंगे, समुद्र में जो है सन का प्रकाश, मतलब सूर्य का जो प्रकाश है, सनलाइट, वो स्टार्टिंग में 100 मीटर 200 मीटर तक ही पहुंचता है। उसके बाद पूरा वो सन जो है, सन का लाइट वो पहुंचता भी नहीं, पूरा घनघोर अंधेरा हो जाता है फिर। ठीक है। आगे देख लीजिए, लाइट का स्पीड जो है वैक्यूम में बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद सॉलिड में होता है। और वहीं अगर हम लोग साउंड का स्पीड देखें तो वो आपका सॉलिड में बहुत ज़्यादा, फिर आपका गैस में, फिर आपका लिक्विड में। और साउंड जो है वो आपका निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकता है, जबकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी माध्यम की, मीडियम की आवश्यकता है। तभी हम आपको बोल रहे हैं, अभी आप सुन रहे हैं, तो यहाँ पे बीच में जो है मीडियम है, तभी आप सुन पा रहे हैं। लेकिन अगर लाइट जो है, लाइट आपका ट्रैवल नहीं कर सकता है, क्योंकि लाइट जो है वो आपका ट्रैवल ये वैक्यूम में भी कर सकता है, ये बतलाना चाह रहे हैं। आगे देख लीजिए, नोट करके सुनिए, नोट में दिया हुआ कि कहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगा, कहाँ पे स्पीड कम होगा। इस बेसिस पे हम लोग पता लगाते हैं कि अर्थ के भीतर में कहाँ पे सॉलिड है, कहाँ पे लिक्विड है, ये सब की जानकारी हम लोगों को मिलता है। तो हम लोग कैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे सॉलिड वाला पार्ट है, यहाँ लिक्विड है, तो ये हम लोग बताते हैं सिस्मिक वेव के द्वारा। देखिए साउंड बोल रहे हैं, साउंड आपका हर जगह ट्रैवल कर सकता है। ठीक ना, केवल वैक्यूम में नहीं करेगा। और पृथ्वी के भीतर तो वैक्यूम है नहीं, तो वहाँ तो साउंड ट्रैवल कर जाएगा। लाइट आपका वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक ना। तो अगर हमारे पृथ्वी के भीतर वैक्यूम होता तो हम लोग लाइट को भी ट्रैवल करवा सकते थे, ये भी एक बेहतर होता। लेकिन लाइट जो हम लोग का भीतर, पृथ्वी के भीतर वैक्यूम नहीं है, तो जो हम लोग का साउंड ही बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है। अब एक एक करके दोनों को डिफाइन किया गया है। पहले तो हम लोग प्राथमिक तरंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्राइमरी वेव के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग सेकेंडरी वेव के बारे में देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, यहाँ बताया गया है
यहाँ पे ये जो है आपका सघन माध्यम है यानी कि डेंजर मीडियम है, सघन माध्यम है। यहाँ पे रेयर मीडियम है यानी कि विरल माध्यम है। कहीं पे पूरा बहुत ज़्यादा ये है, घना है, डेंसिटी घनत्व ज़्यादा है, कहीं पे जो है घनत्व कम है, फिर घनत्व जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फिर जो घनत्व जो है वो कम है, फिर जो घनत्व बहुत ज़्यादा है, फिर जो है घनत्व कम है, ठीक है, इस तरह से। तो जहाँ पे सॉलिड होगा घनत्व ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे जहाँ पे घनत्व ज़्यादा है यानी कि सघन ज़्यादा है, डेंजर मीडियम है, वहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्ट्रैक्शन, संपीड़न होगा। तो यहाँ पे जो तरंग है वो क्या हो जाएगी, संपीड़ित हो जाएगी, यानी कि उसका कंप्रेशन होगा, कॉन्स्ट्रैक्शन होगा, कॉन्स्ट्रैक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, ठीक ना। लेकिन जहाँ पे आपका रेयर है, जहाँ पे आपका विरल माध्यम है, जहाँ पे कहने का अर्थ है कि जहाँ पे घनत्व कम है, वहाँ पे साउंड का क्या होगा, फैलाव होगा, क्या होगा, फैलेगा, दूर दूर तक जाएगा, ऐसा, ठीक ना। फिर देख लीजिए, सघन है, विरल है, सघन है, विरल है, डेंजर है, रेयर है, डेंजर है, रेयर है। जहाँ पे डेंजर होगा वहाँ पे संपीड़न होगा, कंप्रेशन होगा तरंगों का, और जहाँ पे विरल है वहाँ पे क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा यानी कि फैलाव होगा तरंगों का। अब देख लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है, ये जो आपका प्राथमिक तरंग है, प्राथमिक तरंग को ही ये जो है इसके जो कण है, प्राथमिक तरंग में बताया जा रहा है कि माध्यम के कण में क्या होता है, कंपन होता है, और कंपन जो है वो कंपन करके वो जो वेव जो है, तरंग जो है वो गमन करता है कंपन करते हुए, ठीक ना। ये देखिए ये सीधा जा रहा है ऐसे, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंग, सीधा जा रहा है इसको बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंग। लेकिन अगर ये ऐसे 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 करके जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स कहते हैं, वेव्स। देखिए ऊपर ये सीधा जा रहा है उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग। लेकिन अगर यही अगर ऊपर नीचे दोलन करके जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है इसका हिंदी आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक ना। तो अगर सीधा अगर अगर कोई तरंग है, वेव जो है अगर सीधा गमन कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन अगर वो दोलन करके गमन कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ये ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जहाँ पे डेंजर होगा यानी कि जहाँ पे सघन होगा वहाँ पे कंप्रेशन यानी कि संपीड़न होगा, और जहाँ पे रेयर है, जहाँ पे विरल होगा वहाँ पे फैलाव होगा, आपका एक्सप्रेशन होगा। सिंपल बात ये समझ लीजिएगा। सपोज यहाँ पे जल एक माध्यम है, ठीक है ना, जल माध्यम है, यहाँ पे कोई भी जो है तरंग जो गमन कर रही है वो वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है और ईस्ट की दिशा में जा रही है। मान लो इसमें साउंड जा रहा है, मान लीजिए इसमें कोई है साउंड जा रहा है, साउंड क्या है, तो साउंड क्या होगा, कहीं पे साउंड का फैलाव होगा, कहीं पे साउंड का जो है वो कॉन्स्ट्रक्शन होगा। तो इससे हम लोगों को क्या जानकारी मिल रहा है, अगर जहाँ पे साउंड का कॉन्स्ट्रक्शन यानी कि संपीड़ हो रहा है, संपीड़नात्मक हो रहा है, कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ पे जहाँ पे आपस में सब जुड़ जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे यहाँ पे भैया सॉलिड वाला पार्ट है, यानी कि सभी कण जो है आपस में जुड़े हुए हैं, घनत्व ज़्यादा है। और जहाँ पे साउंड का जो दूर दूर जा रहे हैं, फैलाव हो रहा है, तो वहाँ समझ जाएंगे ये विरल माध्यम है, घनत्व यहाँ पे क्या है, कम है। सिंपल सी बात, आप इसको समझ लीजिएगा ऐसे ही, ठीक है ना। और ये पूरा ऐसे नहीं जाता है बल्कि ये ऐसे 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 करके आगे पीछे करके जाता है। अगर ये ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसवर्स वेव। और जब ये ऐसे 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 जाए या फिर ऐसे जाए इसको बोलेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्लियर। आई होप ये वाला पॉइंट आपको हम समझाने में सफल रहे। इसको देख के कन्फ्यूज मत होइएगा, बस डेंजर और रेयर जानिएगा, डेंजर में क्या होता है, रेयर में क्या होता है ये आप समझ लीजिएगा। किसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, किसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ये जान लीजिएगा। जब रेयर में जाएगा तो क्या होता है, रेयर डेंजर में जाएगा तब क्या होता है, बस इतना जान लीजिएगा, काफ़ी है इसके आपके लिए, ठीक ना। आप देख लीजिए यहाँ पे अभी सपोज किए थे जल में हम लोग देखे थे ऐसा, कहीं पे फैलाव, कहीं पे
जो है वो आपका सघन, ये कहीं पे आपका एक्सप्रेशन होगा, कहीं पे आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी कि फैलाव होगा, और कहीं पे आपका संपीडनात्मक होगा। सपोज कीजिए स्थल है, स्थल जो है यानी कि क्रस्ट में चल रहा है, पी वेव, तो ये जाएगा फिर वापस आएगा, तो गया एंड फिर वापस आया, तो क्रस्ट को संकुचित करेगा और कहीं पे क्रस्ट को फैलाएगा। तो सिंपल सी बात है, कहीं पे ये संकुचित करेगा, जहाँ पे सघन होगा वहाँ पे संकुचन करेगा, जहाँ पे विरल होगा वहाँ पे फैलाएगा। तो ये प्रक्रिया बार बार चलता रहता है, क्योंकि ये जाता है आता है जाता है आता है, संपीड करेगा, कहीं पे संपीडनात्मक करेगा, कहीं पे फैलाएगा, तो ये सिकुड़ेगा फैलाएगा ऐसा। कहीं कहीं पे जब फैलाता है तो क्रैक पड़ जाता है, ठीक ना। और ज़्यादातर यहीं पे जो है वो अवसादी चट्टानों में, अवसादों में, बेसाल ग्रेनाइट, इग्नियस में ये नहीं मिलता है क्रैक, ओनली भूकंप से मिलता है। अच्छा, ये सब याद मत रख लीजिए, सिंपल याद रख लीजिए। माध्यम के कण कुछ भी हो सकते हैं, जल है तो जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है माध्यम के कण, इसमें सभी जगह ये जो है वो आपका तरंग गमन करता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब इसके बारे में डिटेल से लिखा हुआ है क्या क्या, वो देख लीजिए। प्राथमिक तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग या फिर संपीडनात्मक तरंग भी कहा जाता है। अनुदैर्ध्य तरंग क्योंकि ये सीधे गमन करते हैं, इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव या फिर इसको संपीडनात्मक यानी कि कॉम्प्रेशनल जो है वो वेव्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें माध्यम के कण तरंग गमन के दिशा के समानांतर या फिर आगे पीछे दोलन या फिर कंपन करते हैं। यानी कि मतलब कि ऐसे 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 आगे पीछे ऐसे ऐसे होते हैं, या फिर इस दिशा में ये समानांतर ये गमन करते रहते हैं, ठीक ना। अगर ये ऐसे ऐसे होते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। क्लियर। अब देख लो प्राथमिक तरंगों की विशेषता क्या क्या है। तो प्राथमिक तरंग जो है इसका विशेषता देख लो। पहला विशेषता कि इसका जो तरंगदैर्घ्य जो है वो सापेक्षिक रूप से बड़ा होगा। तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा। इसका आवृत्ति क्या होगा, सापेक्षिक रूप से कम होगी। कैसे कम होगी, देख लीजिए, ऐसे 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 ऐसे, तुरंत तुरंत आवृत्ति क्या है, कम है, ठीक है। ऊर्जा की मात्रा कम होने के कारण इसकी गति भी सापेक्षिक रूप से कम होती है। ऊर्जा की मात्रा इसमें कम होती है पी वेव में, तो इसलिए इसका जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगा आपका, कम ही होता है इसका स्पीड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देख लीजिए। किंतु इसकी गति पदार्थ के घनत्व एवं अवस्था पर भी निर्भर करती है, अर्थात प्राथमिक तरंगे द्रव माध्यम की अपेक्षा ठोस माध्यम में अत्यधिक गति से गमन करती है, ठीक ना। ठीक है, सिंपल है। क्या बोले हम, प्राथमिक वेव का जो ऊर्जा है वो कम होता है, इस कारण से इसका गति भी कम होता है। लेकिन प्राथमिक जो तरंगे हैं वो आपका घनत्व के ऊपर भी, पदार्थ की अवस्था के ऊपर भी, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इस कारण से इसका जो गति है वो ठीक ठाक देखने को हम लोग को मिल जाता है। अगर हम लोग देखें तो प्राथमिक तरंग जो है वो सबसे ज़्यादा किस में गमन करते हैं, तो वो जो है वो आपके सर्वाधिक जो है वो उच्च घनत्व वाले ठोस पदार्थों में होता है। यानी कि अगर कोई बहुत ही ठोस पदार्थ है, जैसे कि लोहा, आयरन जो है, लोहा जो है वो सॉलिड है, तो देन ऐसे में यहाँ पे जो है वो प्राथमिक तरंग बहुत स्पीड पास होगा। प्राथमिक तरंग जो है एक तरह से उसको हम लोग साउंड वेव कहते हैं, ध्वनि तरंग। और जो आपका सेकेंडरी तरंग है उसको हम लोग प्रकाश वेव यानी कि मतलब लाइट वेव भी कहते हैं, ठीक है ना। तो साउंड वेव यानी कि जो प्राइमरी तरंग जो है, प्राथमिक तरंग जो है वो आपका सॉलिड में बहुत स्पीड गमन करेगा। वायु में साउंड की गति यानी वायु में जो ध्वनि की जो स्पीड है वो कितना है, 332 मीटर पर सेकेंड। इसको बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लगभग लगभग ये 332 मीटर चल जाता है एक सेकेंड में वायु में। कौन, साउंड, ध्वनि। आप एक दिखते होंगे जो 332 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक मैक। क्या बोलते हैं, एक मैक। आप देखे होंगे सब सोनिक, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, ये क्या है आप थोड़ा बहुत इसको गूगल कर लीजिएगा। आगे देख लीजिए, पी वेव जो है वो ध्वनि तरंग के रूप में कार्य करता है। यानी कि पी वेव को, प्राइमरी वेव को ही हम लोग जो है वो आपका ध्वनि तरंग यानी कि साउंड वेव भी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसके आगे की चर्चा हम लोग करते हैं नेक्स्ट। तो ये था आपका प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग के बारे में इतना जानकारी आपको काफ़ी है और इससे आप लिख पाइएगा, ठीक है, सिंपल। अब देख लीजिए, प्राथमिक तरंग के बाद नेक्स्ट है आपका द्वितीयक तरंग यानी कि सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव को ही हम लोग प्रकाश तरंग यानी कि लाइट वेव भी कहते हैं। ये देख लीजिए, ये गमन कैसे करता है, ये देख लीजिए ऐसा, ठीक है।
ये तरंग की दिशा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे दोलन कर रहा है। माध्यम के कणों का लंबवत दोलन या फिर इसका कंपन होगा, लंबवत होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा। इसको हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, यानी कि अभी याद आ गया, यहाँ पे मिल गया। एक है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग, और एक है आपका रिवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंग, और अनुप्रस्थ तरंग को ही शियर वेव कहते हैं, और इसी को कहीं कहीं पे डिस्ट्रक्टिव वेव भी कहा जाता है। तो ऊपर नीचे अगर ऐसे गमन कर रहा है, ऊपर नीचे, इसको हम लोग बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स, रिवर्स नहीं, ट्रांसवर्स वेव। और अगर ऐसे 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 गमन करे या फिर ऐसे गमन करे तो उसको हम लोग बोलेंगे अनुदैर्घ्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्लियर। अनुप्रस्थ तरंग को शियर वेव या फिर इसी को डिस्ट्रक्टिव वेव भी कहा जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम लोग विशेषता देख लेंगे। अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है यानी कि ट्रांसवर्स जो वेव है, ट्रांसवर्स जो वेव है, इसका जो तरंगदैर्घ्य है यानी कि इसका जो वेवलेंथ है वो छोटा होता है और इसका आवृत्ति अधिक होता है। क्या होता है? आवृत्ति अधिक होता है। और वहाँ पे क्या बताए थे? तरंगदैर्घ्य जो है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, तरंगदैर्घ्य बड़ा होगा और उसका आवृत्ति कम होगा, ठीक ना। और सेकेंडरी वेव का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, इसका तरंगदैर्घ्य कम और आवृत्ति ज़्यादा हो जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट कर देना। इसका डेफिनेशन देख लो, इसे अनुप्रस्थ तरंग या फिर शियर वेव या फिर इसी को डिस्ट्रक्टिव वेव भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें माध्यम के कणों का जो कंपन है या फिर जो दोलन है वो तरंग गमन के दिशा में लंबवत होता है, जैसे कि प्रकाश तरंग इस तरह करके ऊपर नीचे करके ये गमन करता है। इसका विशेषता देखो, छोटा तरंगदैर्घ्य, इसका तरंगदैर्घ्य कैसे होगा? छोटा होगा, इसका आवृत्ति क्या होगा? ज़्यादा होगा, इसका ऊर्जा भी ज़्यादा होगा और गति भी इसका अधिक होगा। उसका गति कम था, लेकिन उसका गति जो है वो आपका तापमान के ऊपर, घनत्व के ऊपर और पदार्थ की अवस्था के ऊपर भी डिपेंड करता था, इसलिए इस कारण से कहीं कहीं भी जो इसका स्पीड ज़्यादा दिखता था। लेकिन जो आपका अनुप्रस्थ तरंग होगा इसका जो स्पीड है वो ज़्यादा होता है, इसका ऊर्जा भी ज़्यादा होगा इसलिए गति भी ज़्यादा होगा, उसका ऊर्जा कम इसलिए गति कम। द्वितीयक तरंग सॉलिड, लिक्विड और वैक्यूम में गमन कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जो सेकेंडरी वेव जो है वो आपका सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पृथ्वी के भीतर तो वैक्यूम है नहीं, इसलिए बेहतर नहीं है। आगे देख लीजिए, किंतु पृथ्वी के आंतरिक भाग में द्वितीयक तरंग केवल ठोस माध्यम में ही गमन करते हैं। ठोस माध्यम में गमन इसलिए करते हैं क्योंकि आपका जो है वैक्यूम तो यहाँ पे है ही नहीं। आगे देख लीजिए, यहाँ पे 2-3 को प्रोसेस भी है, अपवर्तन, प्रकीर्णन और आपका विस्तरण, ये 3 को प्रोसेस है। अपवर्तन, प्रकीर्णन और विसरण, अपवर्तन, प्रकीर्णन और विसरण इत्यादि प्रक्रियाओं के कारण द्वितीयक जो तरंग है वो द्रव माध्यम में अधिक गहराई तक गमन नहीं कर सकते हैं। अब देख लीजिए, लिक्विड में भी ये ट्रैवल करते हैं, लेकिन लिक्विड में ये ज़्यादा डेप्थ तक नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2-3 गो फैक्टर काम करता है, जैसे कि आपका अपवर्तन प्रक्रिया, विसरण प्रक्रिया, प्रकीर्णन प्रक्रिया, इन सभी कारण ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। इस कारण द्रव माध्यम में यानी कि जो आपका लिक्विड जो मीडियम है उसमें द्वितीयक तरंग यानी कि जो सेकेंडरी वेव है वो विलुप्त हो जाते हैं या फिर अपना रास्ता भटक जाते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि अपवर्तन, प्रकीर्णन और विसरण जो प्रक्रिया वो काम कर रही होती है। आगे देख लीजिए, तो सिंपल सी बात है, सिस्मिक वेव को हम लोग सिस्मोग्राफ से मापते हैं, तो जहाँ पे भी सिस्मोग्राफ में एस वेव मिल रहा है तो मानेंगे वहाँ पे सॉलिड है, जहाँ पे मिलना बंद हो जाएगा वहाँ पे मानेंगे वो लिक्विड वाला पार्ट है अर्थ में, सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है कि सिस्मोग्राफ में 2900 किलोमीटर के बाद एस वेव नहीं शो करता है। कहने का अर्थ है कि वहाँ पे हम लोग जानकारी मिलता है कि 2900 किलोमीटर के बाद जो है हमारा पृथ्वी जो है वो सॉलिड ना होकर क्या है, लिक्विड वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग दोनों समझा चुके हैं, दोनों हो गया है आपका। आई होप अब इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो प्राथमिक वेव क्या था, द्वितीयक वेव क्या था, वो आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट अब हम लोग सतही वेव यानी कि लॉन्ग वेव के बारे में पढ़ते हैं। अभी आपको बताया गया था ना कि सिस्मिक वेव यानी भूकंपित तरंग 2 तरह के होंगे, एक तो आपका बॉडी वेव यानी कि भूगर्भिक तरंग होगा जो कि 2 प्रकार का है, प्राथमिक और द्वितीयक तरंग। उसके बाद दूसरा है आपका सतही वेव यानी कि सरफेस वेव, जिसको हम लोग लॉन्ग वेव यानी कि दीर्घ तरंग भी कहते हैं। इसके बारे में देखते हैं। धरातलीय तरंगों को दीर्घ तरंग भी कहा जाता है, तो जो आपका धरातलीय तरंग है इसको दीर्घ तरंग यानी कि लॉन्ग वेव भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी भूकंपीय
क्योंकि ये सभी भूकंपीय तरंगों में सबसे अधिक दूरी तय करते हैं। तो जितना भी अभी तक सिस्मिक वेव है, चाहे वो प्राथमिक तरंग हो, द्वितीयक तरंग हो, इन सभी के तुलना में सबसे अधिक दूरी तय कौन करता है? तो आपका सरफेस वेव यानी कि सतही तरंग दूरी तय करता है, ठीक ना। तथा केवल पृथ्वी के ऊपरी ठोस भाग यानी कि भूपर्पटी यानी कि ये केवल क्रस्ट में ही गमन करेगा। ऊपर आपको ऐसे बताया था ना, यहीं पे गमन करेगा, सबसे लंबा दूरी तय करेगा और ये केवल क्रस्ट में ही जो है वो तय करता है। आगे देख लो, इनका जो व्यवहार है वो आपका अनुप्रस्थ तरंगों या फिर द्वितीयक तरंगों के जैसा होता है। तो जो आपका ट्रांसवर्स वेव यानी कि जो आपका सेकेंडरी वेव है, इसी के जैसा ही इसका जो है वो देखने को मिलता है। कौन? तो आपका सतही तरंग। तो दोनों का फीचर्स एक ही जैसा है। तो इसका भी ऊर्जा ज़्यादा होगा तो गति ज़्यादा होगा, इसका तरंगदैर्घ्य छोटा होगा, इसका आवृत्ति ज़्यादा होगा, इस सभी इसमें भी देखने को मिलता है। क्लियर? इस कारण दीर्घ तरंगे पृथ्वी के धरातल को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। तो पृथ्वी के धरातल को सबसे अधिक, सतह को सबसे अधिक प्रभावित कौन करते हैं? तो आपका लॉन्ग वेव यानी कि दीर्घ तरंग यानी कि सतही तरंग ही करते हैं। और सतही तरंग जो है इसका फीचर सेम आपका जो है वो किसके जैसा मिलेगा देखने को? तो वो देखने को मिलता है आपका अनुप्रस्थ तरंग के जैसा। तो ये वाला लाइन भी आपको समझ में आ गया है। इसके बाद एक पॉइंट और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझना चाहिए आपको, और वो है आपका शैडो जोन यानी कि छाया क्षेत्र। तो शैडो जोन क्या है वो देख लीजिए। शैडो जोन भी दो तरह का हम लोग देखेंगे, एक आपका है पी वेव शैडो जोन और एक देखेंगे आपका एस वेव शैडो जोन। यहाँ पे देख लीजिए पृथ्वी है, इसको हम लोग फोकस या फिर हाइपो सेंटर कहते हैं। ऊपर में जहाँ पे पहुँचेगा उसको हम लोग एपी सेंटर कहते हैं। और इसका जो है वो इस तरह सभी डायरेक्शन में पूरा फैल जाएगा, फोकस यानी केंद्र से पूरा चारों तरफ ये फैलता है। तो देखते हैं कहीं कहीं पे क्या है ना कि आपका पी वेव एस वेव कहीं कहीं पे काउंट होता ही नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं पी वेव शैडो जोन यानी कि छाया क्षेत्र। यानी कि कुछ रीजन है जहाँ पे पी वेव निकलता शो ही नहीं करता है आपका सिस्मोग्राफ में, ठीक ना। तो उसको हम लोग बोलेंगे शैडो जोन। तो यहाँ पे लिखा हुआ प्राइमरी वेव कितना निकला और 101 तक जाएगा। तो प्राइमरी वेव जो है वो 101 डिग्री तक ही जाता है, उसके बाद वो शो ही नहीं करता है, ठीक ना। ये क्यों होता है? तो देख लीजिए, पी वेव शैडो जोन का निर्माण क्यों होता है? ओनली रिफ्लेक्शन के कारण, यानी विचलन। अभी बताया था आपको कि 3 गो प्रक्रिया काम करेगा, एक है आपका प्राकिन्नन, एक है विसरण और एक है आपका अपवर्तन। तो इन रिफ्लेक्शन, इन तीनों के कारण जो है वो आपका कहीं कहीं पे ये रिफ्लेक्ट आ जाता है, ये शो ही नहीं करता है सिस्मोग्राफ में। तो एस वेव शैडो जोन का निर्माण जो है रिफ्लेक्शन प्लस ये आपका डिसएपियर के कारण होता है। यानी कि देख लीजिए डब्लू बोल रहे हैं, प्राइमरी वेव शैडो जोन का निर्माण जो आपका अपवर्तन प्रक्रिया के कारण होगा, लेकिन सेकेंडरी वेव छाया या फिर शैडो जोन का जो निर्माण है वो अपवर्तन और आपका विसरण दोनों प्रक्रिया के कारण होता है, ठीक ना। ये आउटर कोर में विलुप्त हो जाता है। तो ये दोनों जान लीजिए आप। तो इसका जो निर्माण है अभी बताया 3 गो प्रोसेस, अपवर्तन, प्राकिन्नन और विसरण। तो ये आपका अपवर्तन के कारण ये विलुप्त हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है पी वेव शैडो जोन बनता है, जबकि एस वेव शैडो जोन बनने के पीछे कारण क्या है? तो आपका अपवर्तन भी है और विसरण भी है, दोनों याद रख लीजिएगा। एक चीज़ और भी बताया है आपको, पता होना चाहिए कि जो आपका जो भूकंपीय तरंग है वो कैसे पाथ को फॉलो करते हैं पृथ्वी के भीतर? वो आपका कार्वेचर मतलब कि ये देखिए ऐसे निकला, सीधा सीधा ऐसे ऐसे नहीं गमन करेगा, ऐसे 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 कहीं भी गमन करता है, ठीक है ना। तो प्राथमिक नहीं, भूकंपीय तरंगे जो है वो सीधी रेखा में गमन ना करके वक्रीय पथ में गमन करते हैं, ठीक ना। जिधर डायरेक्शन मिला उधर घूम जाते हैं, वक्रीय पथ में गोल गोल ऐसा गमन करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए क्या है वो से। यहाँ बताया गया है कि जो आपका भूकंपीय तरंग है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक सीधी रेखा में गमन ना करके वक्रीय पथ पर यानी कि कार्वेचर जो पथ है उसके ऊपर ये गमन करते हैं। सिंपल सी बात है, पृथ्वी के भीतर यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो आपका सिस्मिक वेव है यानी कि भूकंपीय तरंग है वो कैसा पाथ फॉलो करते हैं? वो सीधी रेखा में गमन नहीं करते हैं, कैसा? वक्रीय पथ में, यानी कि कार्वेचर वो पथ में वो क्या करते हैं? वो फॉलो करते हैं उसको, वैसा वो गमन करते हैं।
अर्थात भूकंपीय तरंग अपने वास्तविक पथ से विचलित होते रहते हैं, यानी कि उसका जो जाना था यहाँ पे, जाते जाते इधर चल गया, फिर इधर चले गया, जाना था ऐसे, फिर आगे इधर इधर हो गया ऐसा, तो ये अपना पथ को ये फॉलो नहीं करता है, तो अपने पथ से ये वास्तविक पथ से क्या हो जाएंगे, विचलित हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया को भूकंपीय तरंगों का अपवर्तन कहा जाता है, यानी कि अभी बताया ना, भूकंपीय तरंगों का अपवर्तन होता है, प्रकीर्णन होता है और विसरण हो जाता है। तो अपने पाथ को, अपने रास्ता को फॉलो ना करके, अपने वास्तविक पथ को फॉलो ना करके विचलित हो जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं भूकंपीय तरंगों का अपवर्तन। क्या कहते हैं, भूकंपीय तरंगों का अपवर्तन, जो प्रमाणित करता है कि गहराई के साथ घनत्व में वृद्धि होती है। ठीक ना, ये क्या देखिए, जब अपवर्तन हो रहा है, इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ रहा है वैसे वैसे घनत्व में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, घनत्व में भी वृद्धि हो रहा है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में प्राथमिक एवं द्वितीयक तरंगे छाया क्षेत्रों का निर्माण करती है। तो जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये पहुंचेगा तो प्राथमिक और जो द्वितीयक तरंगे हैं, पी वेव और जो आपका एस वेव है, ये शैडो जोन का यानी कि छाया क्षेत्र का निर्माण करता है। कहीं पे ये सो ही नहीं कर रहा है, तो यही हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो शैडो क्षेत्र यानी कि छाया क्षेत्र, शैडो जोन छाया क्षेत्र क्या है, समझ में आ गया। पी वेव और एस वेव आपका शैडो जोन का निर्माण करता है। क्यों निर्माण करता है, क्योंकि ये अपने वास्तविक जो पथ है उससे ये विचलित हो जाते हैं, जिसको हम लोग भूकंपीय तरंगों का अपवर्तन कहते हैं। ये जो है छाया क्षेत्र यानी कि शैडो जोन, ये दो तरह का होता है। एक आपका प्राथमिक तरंगों का छाया क्षेत्र और एक आपका द्वितीयक तरंगों का छाया क्षेत्र। ठीक, ऐसा होता है। पहले हम लोग प्राथमिक तरंगों का छाया क्षेत्र देख लेते हैं, क्या बताया जा रहा है वो देख लीजिए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पी वेव यानी कि प्राथमिक तरंग अपवर्तन प्रक्रिया के कारण वक्रीय पथ पर गमन करते हैं। मतलब कि अगर अपवर्तन प्रक्रिया नहीं होता तो ये अपने वास्तविक पथ से गमन करते सीधी रेखा में, लेकिन अपवर्तन प्रक्रिया आ जाता है, इसलिए अपने ये वास्तविक पथ पे गमन ना करके वक्रीय पथ में यानी कि कार्वेचर जो है पथ, उसमें वो फॉलो करते हैं, उसको वो उसमें चलते हैं। इस कारण प्राथमिक तरंग जो है, प्राथमिक तरंगे अधिक अभिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर से 103 से लेकर 143 डिग्री के मध्य सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड नहीं होता है। और इसी क्षेत्र को पी वेव, यहाँ पे इस क्षेत्र में पी वेव जो है प्राथमिक तरंग नहीं पाई जाती है, जिसको हम लोग, इस कारण इस क्षेत्र को हम लोग पी वेव शैडो जोन कहते हैं। क्या वो देख लीजिए, यहाँ पे प्राथमिक तरंग एपिसेंटर, यहाँ से एपिसेंटर में पहुँची, एपिसेंटर से फिर ये सब तरफ ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ तक आया। फिर देख लीजिए यहाँ पे 101 से लेकर कहाँ से कहाँ तक भाई, 103 से लेकर 143 तक ये सिस्मोग्राफ में नहीं शो करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से लेके फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पी वेव, यहाँ पे ये भूकंपीय तरंग निकले, एपिसेंटर में अधिकेंद्र पे पहुँचे, यहाँ से फिर ये अपना सीधी रेखा में गमन करना था, लेकिन सीधी रेखा में गमन ना करके ऐसे ही वक्रीय पथ में ऐसे जाके ऐसे नहीं गमन किए, कैसा हुआ, ऐसे गए, फिर ऐसे 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 ऐसे, ये वक्रीय पथ है ना भाई, ठीक ना, ऐसा ऐसा। तो ये बीच में ये जो है 103 डिग्री से लेकर 143 डिग्री तक पी वेव यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पी वेव शैडो जोन कहते हैं। सेम यही प्रक्रिया जो है वो आपका एस वेव का भी होगा। वहीं दूसरी ओर द्वितीयक तरंगे अधिकेंद्र से 103 डिग्री के बाद रिकॉर्ड नहीं होती है या नहीं पाई जाती है, जिस कारण से उसको हम लोग एस वेव शैडो जोन कहते हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए तो एस वेव जो है वो 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद विलुप्त हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विड मिलता है ना, इस कारण एस वेव शैडो जोन का फिर निर्माण होता है। सिंपल देखिए यहाँ पर ये मैप बहुत ज़रूरी है, इसको बताइएगा। ये भूकंपित तरंगे यहाँ से निकली, ऊपर गई एपिसेंटर में अधिकेंद्र में, यहाँ से ये सीधी रेखा में ऐसे गमन ना करके ये ऐसे जाती है आपका वक्रीय पथ में। उसके बाद ये जब जाती है तब आपका 101 डिग्री से लेकर 103 डिग्री तक ये शो नहीं करती है, इसको हम बोल देंगे हम लोग प्राइमरी वेव यानी प्राथमिक तरंगों का छाया क्षेत्र। क्लियर। उसके बाद इसी तरह जो आपका एस वेव है वो यहाँ से निकली, अधिकेंद्र में गई, फिर आपका ये 101 डिग्री के बाद ये शो ही नहीं करता है, नीचे तक ये शो ही नहीं करता है।
मतलब कि ये 2900 किलोमीटर के बाद ये शो ही नहीं करता है, 101 डिग्री के बाद ये शो ही नहीं करता है सेकेंडरी वेव, ठीक ना, वो शो नहीं करता है। तो उसको हम लोग बोल देंगे वहाँ पे नहीं मिलता है, इस कारण से उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी वेव का शैडो जोन, यानी कि द्वितीयक तरंगों का छाया क्षेत्र उसको हम लोग कह देते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि शैडो जोन क्या है, यानी छाया क्षेत्र क्या होता है। छाया क्षेत्र दो प्रकार का होता है, पी वेव शैडो जोन और दूसरा एस वेव शैडो जोन। क्लियर यहाँ तक? इसमें आपको अब किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं होगी, ये लाइन आपको समझ में आ गया है, ठीक है। आगे देख लीजिए, तो शैडो जोन छाया क्षेत्र क्या था वो भी आपको बता दिया गया। उसके बाद आपको प्राथमिक तरंग छाया क्षेत्र भी बता दिया गया, द्वितीयक तरंग छाया क्षेत्र भी बता दिया गया, ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया है। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे अब रहने देते हैं, एक क्लास आपका और भी आएगा, और वो जो नेक्स्ट क्लास आएगा आपका, उसमें हम लोग ये जो इंटीरियर ऑफ अर्थ वाला जो टॉपिक है, पृथ्वी का अंतराल वाला जो टॉपिक है, इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। पृथ्वी का आंतरिक संरचना वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे, जो कि आपका PYQ में पूछा भी गया था, कि भूकंपीय तरंगों के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संदर्भ में क्या क्या अनुमान लगाया जाता है। तो भूकंपीय तरंगों के माध्यम से हम लोग कैसे जानकारी लेते हैं, और जानकारी लेते हैं तो क्या क्या जानकारी हम लोगों को मिला है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है क्या नहीं है उसके बारे में, तो वो हम लोग देखेंगे कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। और कल का क्लास हम लोग का जो है वो इस टॉपिक का अंतिम क्लास होगा, मतलब कि 3 क्लास में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? 2 क्लास आपका हो गया है, 1 क्लास और आएगा, और उस क्लास में फिर आपका ये वाला टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको 1-2 बार देखिएगा, वीडियो को समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, समझ में तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो कल की क्लास में हम लोग इसको देखेंगे, और कल के क्लास में इस सब के देखने के बाद हम लोग जो है वो आपका क्रस्ट कोर मेंटल के बारे में भी समझ लेंगे, उसका एक मैप देख लेंगे, फिर हम लोग इस क्लास को एंड कर देंगे, ये टॉपिक आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।